नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के संदर्भ में घटना चक्र पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक महत्वपूर्ण बुक जिसका नाम है तथ्यसार। तो तथ्यसार में हम आज दूसरा वीडियो पेश कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें हम उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तथ्यसार का पहला वीडियो हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों, कंपटीशन वॉर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है, जाकर के आप उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको नए जो आने वाले वीडियोस हों उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ ही चैनल को शेयर करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत की जा रही है, तो उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। जब आप लोग चैनल पर आकर के थोड़ा एक्टिव रहेंगे, कमेंट वगैरह करते रहेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कुछ नया पेश करने का। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। अब दोस्तों, यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में हम विस्तार पूर्वक भौगोलिक स्थिति देखेंगे। समय समय पर मैं मैप भी दिखा करके चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी टॉपिक के साथ कनेक्टिविटी अच्छी हो पाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत का एक सीमांत राज्य है। सीमांत का मतलब आपको अभी समझ आने वाला है, जिसकी सीमाएं दोस्तों उत्तरी सीमा जो है उत्तर प्रदेश की नेपाल से टच करती है। सीमांत राज्य कैसा राज्य होता है जिसकी सीमाएं जो है अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करते हैं। तो नेपाल एक देश है, तो उत्तर प्रदेश अगर नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है तो उत्तर प्रदेश सीमांत राज्य कहलाता है। अब दोस्तों, उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश की सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र से जुड़ी थी। प्राकृतिक रूप से दोस्तों उत्तर प्रदेश के उत्तर में बात करें तो हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण के अंदर दोस्तों यमुना नदी और विंध्य श्रेणी, और पूर्व में दोस्तों गंडक नदी बहती है उत्तर प्रदेश के, ठीक है दोस्तों। सन 2000 तक उत्तर प्रदेश काफी बड़े जो है भूभाग को अपने में समेटे हुए था, जिसमें किया क्या गया कि सन 2000 में कानून बना करके उत्तर प्रदेश के पहाड़ी राज्यों को, जो उत्तर में पहाड़ी राज्य थे, उनको काट करके एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया, जिसको आजकल आप उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब उत्तराखंड जो है जब से उत्तर प्रदेश से सेपरेट हो गया, तब से उत्तर प्रदेश की सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र से नहीं लगती। अदरवाइज 2000 तक तो उत्तर प्रदेश चीन से टच करता था, ठीक है। अब उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं वो चीन के तिब्बत क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये बात आप समझ में आ गई। अब उत्तर प्रदेश के यहाँ पर ये इस लाइन का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वतमाला की जो शिवालिक श्रेणी है, जो हिमालय का गिरिपथ कहा जाता है, वह उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। अब उत्तर के पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में यमुना नदी और विंध्य पर्वत श्रेणियां इसकी सीमा बनाती हैं, और पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व में जब आप देखेंगे तो गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश की सीमा बना रही है पूर्व की तरफ। तो ये बात आपको इतनी क्लियर हो गई होगी। आइए अब भौगोलिक अवस्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर आपको मैप नहीं दिखाया गया तो आपको डिस्कनेक्टिविटी फील हो रही होगी, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको मैप भी दिखाऊंगा। पहले हम सिर्फ कंटेंट पर बात पहले कर लेते हैं। अब दोस्तों, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दो चीजें ऑप्शन में आएंगी, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। तो उत्तर प्रदेश क्या दोस्तों, भारत ही, पूरा भारतीय जो भूखंड है वह गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। पहले पृथ्वी का समस्त भूभाग दोस्तों 1912 में वेगनर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत सुझाया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसमें कहा गया कि पूरी पृथ्वी पहले एक भूभाग का हिस्सा थी, जिसको बोलते थे दोस्तों पेंजिया, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, पेंजिया। अब कुछ हजारों सालों बाद पेंजिया दो हिस्सों में टूट गया। पेंजिया क्या हो गया, दो हिस्सों में टूट गया। उत्तरी हिस्सा दोस्तों कहलाया अंगारा लैंड, ठीक है, उत्तरी हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड, और दक्षिणी हिस्सा कहलाया दोस्तों गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो भारत जो है ग्लोब के दक्षिण भूभाग में स्थित है, तो आपको गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा भारत की भूमि दिखेगी। तो अब चूंकि उत्तर प्रदेश भी भारत का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि जो गोंडवाना लैंड है उसी का हिस्सा कहलाएगा उत्तर प्रदेश। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। विस्तार पूर्वक मैं अब महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर बात नहीं करके शॉर्ट में जितना आपको समझना था मैंने उतना ही समझा दिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित जो पठारी भाग है वो प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत ज्योग्राफी जिनको आती होगी उन्होंने अच्छे से समझा होगा। तो समस्त दक्षिण भारत का भूभाग है वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है वह प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा
कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भाग का जो निर्माण है वो बिंद क्रम की शैलों से हुआ था। किस काल में? तो प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 23 डिग्री 52 इंच से 31 डिग्री 28 इंच उत्तर के मध्य पड़ता है। अब हम अक्षांशीय विस्तार किसको बोलते हैं? देखिए, दो चीज होती है, किसी भूभाग का ऐसे जो सीधी रेखा आएगी उसको हम देशांतर बोलेंगे, और जो ऐसे जाएगी हॉरिजॉन्टल उसको हम अक्षांश बोलेंगे। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार यहां पर आपको दिख गया। अब ऊपर से नीचे तक का उत्तर प्रदेश की सीमाएं देशांतरीय विस्तार कहलाएंगी, जो 77 डिग्री 30 इंच पूर्व से 84 डिग्री 39 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं मैप में आपको और विस्तार पूर्वक इस पर बातचीत करता दिखूंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों कुल देशांतरीय विस्तार 60 डिग्री 9 इंच है। उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का जो स्रोत है हमने भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि ISFR के आंकड़ों से प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है वो कहां से लगती हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की जो है सीमाएं लगती हैं। 9 मतलब केंद्र शासित और प्रदेशों को मिलाकर के। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली है और 8 अन्य राज्य हैं। अब 8 अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कल विस्तार पूर्वक दोस्तों तथ्यसार के पहले एपिसोड में अच्छे से इन सब पर बात की हुई है। अब इसको सिर्फ आप देखते चलिए बस, क्योंकि हमने वहां पर मैप भी डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए इसमें आज मैप हम शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, फिर यहां से आप कनेक्टिविटी अच्छी बना पाएंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पश्चिम में हरियाणा, पश्चिम में ही राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिणतम में छत्तीसगढ़, झारखंड पूर्व में और पूर्व में ही बिहार, और उत्तर में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अपनी सीमाएं बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की दोस्तों सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जो मैंने आपको बताया, जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद और दूसरा है गौतम बुद्ध नगर, जिसको आप नोएडा बोलते हैं। इन दो जिलों से जो है दिल्ली टच करती है। उत्तर प्रदेश के जिले हैं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा बोलते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा दोस्तों बिहार और झारखंड से लगती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा दोस्तों नेपाल देश के अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य से लगती है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिले को टच करता है, जिसका नाम है सहारनपुर दोस्तों। ठीक है, एकदम उत्तर में। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आइए थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं, सीमावर्ती राज्यों को देख लेते हैं, उसके बाद और कुछ जो बची हुई जानकारियां हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों यहां से आपको कनेक्टिविटी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्यों की बात हम करेंगे। अब आप सीधा उत्तर में आइए। यहां पर उत्तर में आप हिमाचल प्रदेश को देख रहे हैं, जो कि एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर है, उससे अपनी बाउंड्रीज बना रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप जब ये पश्चिमी सीमा देखेंगे, पश्चिमी सीमा यहां से यहां तक आप प्राप्त करेंगे, आगरा तक, सहारनपुर से आगरा तक पश्चिमी सीमा। तो पश्चिमी सीमा पे आपको दिल्ली दिख जाएगी। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के 2 जिले, जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये यहां पर दिल्ली की अवस्थिति आपको दिखेगी। ठीक है, तो यहां पर 2 जिले उत्तर प्रदेश के आपको दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसको टच करते हुए दिखेंगे। हरियाणा राज्य आपको काफी विस्तृत है, जिसमें शामली, बागपत, ये सब आपको देखने को यहां तक मिलेगा। ठीक है, शामली, बागपत, सहारनपुर संभवतः हरियाणा को टच करता है। अच्छा, हरियाणा को ये 6 जिले टच करते हैं। देखिए, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको राजस्थान राज्य दिखेगा। राजस्थान राज्य से 2 जिले, जिनमें मथुरा और आगरा ये टच करते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा को यहां पर आपको दक्षिण में काफी बड़ी सीमा देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश से। यहां पर ये लाइन आप देखते रहिए, यहाँ आगरा से आपको सोनभद्र तक, यहां पर आगरा से आपको सोनभद्र तक पूरी सीमा मिलेगी मध्य प्रदेश से लगती हुई। इसमें कौन कौन कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले, सबसे अधिक 11 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करते हैं, जिनमें यहाँ पर आगरा दिखेगा, आपको इटावा दिखेगा, यहाँ पर पूरा ये दिया हुआ है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपको
जो है देख लेनी चाहिए। कुछ फैक्चुअल जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है। आप देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य को तीन तरफ से घेरने वाला जिला, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश के किस जिले को तीनों तरफ से घेरे हुए हैं, तो कौन सा जिला है? ललितपुर। और ललितपुर यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इसके इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश, ठीक है। और दूसरा फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा साझा भी करता है कौन? मध्य प्रदेश ही साझा करता है उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लंबी सीमा। और तीसरा फैक्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर में हमने हिमाचल प्रदेश पहले ही बता दिया, जो कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक राज्य को जो है टच करता है, वो है सहारनपुर, ठीक है दोस्तों। और दक्षिण में इतना आपको समझ में। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा है, जो कि दक्षिणी सीमा पर है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है, जो उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले सोनभद्र से अपनी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। और सोनभद्र के बारे में एक जानकारी आपको यहाँ ये देखनी चाहिए कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। इधर से आपको मध्य प्रदेश दिख जाएगा, नीचे से आपको सोनभद्र के दक्षिणतम पॉइंट पे आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा, और उसके बाद झारखंड आपको दक्षिण पूर्व में दिख जाएगा, जो सोनभद्र से टच करता है, और बिहार जो है आपको सोनभद्र से टच करता हुआ यहाँ दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बिहार राज्य को 7 जिले टच करते हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से जिले हैं? तो यहाँ पर मेंशन है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। पूरा दोस्तों महाराजगंज से आप प्रारंभ कर सकते हैं, यहां से लेकर के पूरा ये यहां तक पूरा ये बिहार जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बाउंड्रीज बना रहा है, ठीक है। अब आइए नेपाल की तरफ बढ़ते हैं उत्तर में, ठीक है। नेपाल में जब आप देखेंगे तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, और 7 जिलों में कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये यहां पर आपको बाउंड्री दिख रही होगी। तो इन 7 जिलों को आप याद रख सकते हैं, जो कि नेपाल से अपनी सीमाएं साझा कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों अब उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों की बात करें तो 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहे हैं। यहां पर आपको उत्तराखंड दिख रहा होगा। अब उत्तराखंड से कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं? तो पहला तो सहारनपुर हो जाएगा, दूसरा मुजफ्फरनगर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा बिजनौर, चौथा हो जाएगा मुरादाबाद, पांचवा हो जाएगा रामपुर, छठा हो जाएगा बरेली, और 7वां हो जाएगा पीलीभीत। तो यहां से लेकर के यहां तक जो है उत्तराखंड से भी उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश देख रहे हैं दोस्तों आप कितना बड़ा जो है क्षेत्रफल वाला राज्य है। अब सहारनपुर जिला जो है वो किन किन राज्यों को टच करता है? तो हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था, तो यहाँ पर ये चीज देख लीजिएगा, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को सहारनपुर राज्य टच कर रहा है। अब दोस्तों सोनभद्र जिले को 4 राज्य टच करते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इतनी जानकारी जो मैप से रिलेटेड थी वो आप लोगों को देना आवश्यक था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो अब दोस्तों मैप आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब जो आगे कंटेंट आने वाले हैं उनमें मैप आपको सिर्फ याददाश्त के आधार पर समझना होगा, मैप आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाओं की बात करें तो अब आपको याद ही होगा कि हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा दोस्तों आपको याद हो गया होगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को स्पर्श कर रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लग रही है। 11 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं वो मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे कम यानी कि न्यूनतम सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जो कि एकमात्र जिला, कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? एकमात्र जिला है सहारनपुर, जो कि सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। इसके अतिरिक्त इस जिले की जो सहारनपुर जिले की सीमा है हरियाणा और उत्तराखंड से भी लग रही है, ठीक है दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को कौन स्पर्श कर रहा है? मैंने बता दिया है कि जो मध्य प्रदेश है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है सोनभद्र, दक्षिण में। मैंने आपको लोकेशन के अंदर दिखा दिया है, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा को दोस्तों स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन सा है? तो नेपाल है। नेपाल आपको उत्तर पूर्व में दिख ही रहा होगा, आपको मैंने मैप के अंदर बता दिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर हैं, उनको आप देख लेंगे, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है, जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहे हैं।
ये 7 जिले हैं। ठीक है, ये मैंने ऊपर आपको मैप में भी बताया ही, अब तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। दोस्तों, प्रदेश की सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है ललितपुर। प्रदेश के सबसे कम जिलों को, यानी कि सिर्फ एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। अदरवाइज ललितपुर जो है दोस्तों, वो तीनों तरफ से किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो मध्य प्रदेश से शेयर कर रहा है। उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो कि झांसी है, वह ललितपुर के साथ सीमा साझा कर रहा है, जबकि ललितपुर भी उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। ठीक है दोस्तों, अब मध्य प्रदेश तीन तरफ से बताया ही है कि मध्य प्रदेश तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ललितपुर, यहां पर आपको बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार देखना आवश्यक है, वो देख लेते हैं। पर आपको उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर दिख ही रहा है, जो कि हमने पहले वीडियो में विस्तार पूर्वक डिस्कस कर लिया है। बताने की जरूरत नहीं कि भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसके उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल सिर्फ 7.33% पड़ता है। ठीक है, अब पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई जो है दोस्तों 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण में उत्तर प्रदेश की लंबाई है 240 किलोमीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य है। अब इससे तीन बड़े जो राज्य हैं बड़े क्षेत्रफल वाले, उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और साथ में जो है विभिन्न राज्यों से लगे जो जिले हैं, यहाँ पर ये सारणी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा मैंने बार बार इसमें डिस्कस कर दिया है। ठीक है, दिल्ली को कौन कौन से जिले टच करते हैं ये सब आप देख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप जो है 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को ही उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काट करके उत्तरांचल यानी कि जो उत्तराखंड राज्य है उसका निर्माण जो है दोस्तों किया गया है। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिलों की बात करें तो यहाँ पर अब आपके लिए आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 बड़े जिले कौन कौन से हैं। पहला तो लखीमपुर खीरी याद रहे, दूसरा सोनभद्र याद रहना चाहिए, तीसरा हरदोई और चौथा है सीतापुर। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पर है सोनभद्र, तीसरे नंबर पर हरदोई और चौथे नंबर पर सीतापुर पड़ता है। ठीक है, अब इसी तरह से उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा कि सबसे कम क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में किसका है? हापुड़ है, उसके बाद भदोही का नंबर आता है, फिर गाजियाबाद का, उसके बाद शामली का नंबर आ जाता है। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 बड़े जिले याद रखना है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिलों को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिलों में तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ठीक है, और सबसे पश्चिमी जिला है शामली, ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला है शामली, ये आपको याद रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला भी याद रखना चाहिए आपको। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर जो कि हिमाचल प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र जो कि 4 राज्यों, कौन कौन से राज्य रिपीट कर लीजिए, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सोनभद्र अपनी सीमाएं साझा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उसे उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले टच करते हैं। कौन कौन से? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपके लिए हो जाएगी महत्वपूर्ण। आइए अब दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे। कौन कौन से? एक पर्वतीय भूभाग था, दूसरा मैदानी क्षेत्र था और तीसरा था दोस्तों दक्षिण में पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये 3 भागों में उत्तर प्रदेश बटा हुआ था जब उत्तराखंड इससे अलग नहीं हुआ था तब। दोस्तों, जब उत्तराखंड का गठन हुआ उसके बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। भाबर तराई का भी मतलब आपको अभी नीचे समझ में आने वाला है। तो उत्तर प्रदेश को दोस्तों वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से देख लेते हैं। भाबर और तराई का प्रदेश पहला, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, तो आइए अब भाबर और तराई प्रदेश से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, भाबर और तराई प्रदेश पश्चिम में सहारनपुर जिले से लेकर पूर्व में देवरिया, कुशीनगर यानी कि पडरौना तक एक पतली सी पट्टी जो है वो भाबर तराई क्षेत्र कहलाती है। कहां से? सहारनपुर से देवरिया और कुशीनगर तक। ठीक है, भाबर क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है, भाबर क्षेत्र की एक विशेषता होती है
कि नदियां इसमें लुप्त हो जाती हैं, जो कि तराई क्षेत्र में फिर से नदियां प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र की एक विशेषता आपको याद रखनी है। अब दोस्तों भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसे नदी से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं वो बनती हैं। ये चीज आप याद रखेंगे तो ज्योग्राफी में भी आपको फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। दोस्तों भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग होता है जो कंकड़ पत्थरों से बना हुआ होता है। दोस्तों इस क्षेत्र का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी जिलों में पाया जाता है भाबर क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुई। दोस्तों पश्चिम में यह क्षेत्र जो है 34 किलोमीटर चौड़ा, पूर्व में बढ़ने के साथ साथ यह क्या हो जाता है, सकरा होता जाता है। और अब दोस्तों बात करेंगे तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों भाबर के दक्षिण में दलदल और गाद मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है जिसमें महीन अवसादों से निर्माण होता है वह क्या होता है दोस्तों, तराई का क्षेत्र होता है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तराई में और आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों तराई में आपको घने जंगल और लंबे घासों के मैदानों से ढके हुए क्षेत्र प्राप्त होंगे जो कि कभी 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा था। इसके अंतर्गत क्या सहारनपुर के जिले, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये सब जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो आते हैं। तो आपसे इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा इसलिए हम इसको स्किप करके भाबर और तराई के बाद अब चलते हैं दोस्तों गंगा यमुना का जो मैदानी हिस्सा है उसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको गंगा यमुना का विस्तृत जो मैदानी प्रदेश है वो तीसरा हिस्सा आपको उत्तर प्रदेश का विस्तार पूर्वक थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। ये तीसरा हिस्सा दोस्तों ये भी 3 उप विभागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला है गंगा यमुना का ऊपरी भाग, दूसरा है गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश और तीसरा है गंगा का पूर्वी मैदान। पहला दोस्तों गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। गंगा यमुना के मध्य मैदानी प्रदेशों का विस्तार दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बांदा, मुरादाबाद, बरेली इन जिलों में पड़ता है। गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही में पड़ता है। गंगा यमुना के मैदान का जो निर्माण है दोस्तों वो काप मिट्टी से हुआ है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश का समुद्र तल से औसत ऊंचाई आप लोगों को याद रखनी है 300 मीटर। और इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण दोस्तों अभिनूतन एवं अति नूतन युग के दौरान नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ था। अवसादीकरण मतलब होता है कि गाद को जमा देना, जो गाद जमी उसी से हुआ अवसाद, जो है मिट्टियां जो बह करके नदियों के माध्यम से आई, जो जम गई वही अवसाद हो गया। अब दोस्तों इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल जो है पश्चिमांचल से उत्तर दक्षिण की ओर और पूर्वांचल से पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। अब ये गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी प्रदेश पढ़ने के बाद आपको लास्ट दक्षिण का जो प्रदेश है वो आपको पढ़ना है। तो इस दक्षिण वाले प्रदेश से आपके लिए कई क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको याद रखने की जरूरत रहेगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 42,200 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं। दक्षिणी पठारी जो प्रदेश है उसके अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग शामिल है। ठीक है, तो ये इतना चीज आपको याद रखना है। अब दोस्तों इस पठारी क्षेत्र का जो सामान्य ऊंचाई है 300 मीटर के आसपास है। कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई थोड़ा सा बढ़ जाती है, 450 मीटर हो जाती है। मिर्जापुर, सोनभद्र जिले कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊंची है। याद रखिएगा मिर्जापुर में है कैमूर की पहाड़ियां, सोनभद्र में सोनाकर की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। बुंदेलखंड का जो निर्माण है दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल के दौरान प्राचीनतम नीच चट्टानों द्वारा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित जो मिट्टी है उससे बुंदेलखंड के पठार का निर्माण होता है। दोस्तों बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मिट्टी का पूरा विस्तार देखने को मिलता है, जो कि मालवा पठार का ही विस्तार समझ में विस्तार पड़ता है। दोस्तों कैमूर श्रृंखला जो है वो बुंदेलखंड से लगी हुई है, इसकी रचना विंध्य शैलों से हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बुंदेलखंड में घास पाई जाती है चलास घास बहुतायत में पाई जाती है, कहाँ, बुंदेलखंड में, याद रखिएगा। दोस्तों बघेलखंड क्षेत्र में शंकुआकार टीले बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बघेलखंड क्षेत्र की दोस्तों प्रमुख नदी है, कौन सी नदी, सोन नदी, याद रखना है। बघेलखंड के उत्तर और दक्षिण में क्रमशः सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दक्षिण पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। दक्षिण पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। और दोस्तों वीडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ा सा वीडियो हिल गया, तो सारी चीजें मिट चुकी हैं, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि बुंदेलखंड में चलास घास पाई जाती है। बघेलखंड का जो क्षेत्र है वो शंकुआकार टीलों का है। बघेलखंड की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है सोन नदी। बघेलखंड के उत्तर और दक्षिण में क्रमशः सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां पड़ती हैं।
दक्षिणी पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। दक्षिणी पठारी प्रदेश का ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियों में दोस्तों चंबल नदी, बेतवा, केन, सोन और टोंस नदी पाई जाती है। सबसे दोस्तों कम वर्षा के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष और वनस्पतियां बहुत छोटी होती हैं। यहाँ की फसलों में दोस्तों ज्वार, तिलहन और चना और गेहूं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही इंपॉर्टेंट था और हमने उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और मुझे लगता है कि कुछ आज मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई है, जो कि वीडियो फिर से एक बार चालू हुआ। इस टेक्निकल फॉल्ट को आगे मैं जो है सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे दोस्तों अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जलवायु को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में जो परेशानी हुई अगली वीडियो में ना हो। तो दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलेंगे अगली वीडियो में जलवायु उत्तर प्रदेश की लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।